देखिए, जिस टॉपिक की आज मैं बात करने वाला हूं वो टॉपिक आज है आपका पांचवा, और टॉपिक का नाम है आपका बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है, लेकिन अगर बात करूं आपके सीटेट के एग्जाम में तो यहां से लिमिटेड चीज आपके एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे बुद्धि क्या होता है, ठीक है, बुद्धि को किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। उसके अलावा बुद्धि में जो सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी पूछी जाती है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी बाय हार्वर्ड गार्डनर, उसके बारे में एग्जामिनर पूछ लेता है। त्रिघटकीय सिद्धांत के बारे में पूछ लेता है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा हार्वर्ड गार्डनर आपका पूछा जाता है। मेरे ख्याल से हार्वर्ड गार्डनर साहब ऐसे है, पिछले ऑनलाइन शिफ्ट में जितनी भी शिफ्ट हुई थी लगभग सभी शिफ्ट में वहां से क्वेश्चन पूछा गया था, और इससे पहले जो ऑफलाइन पेपर होता था तो वहां पर भी हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित आपके एग्जाम में जरूर आते थे। तो इन सभी पॉइंट के बारे में आज मैं डिटेल में आपको बताऊंगा बुद्धि वाले चैप्टर के अंदर। तो आज देखते जाना, आज आपका बुद्धि का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जितनी क्लासेस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर चला रखी है, अलग अलग सब्जेक्ट की आप लोगों को करा रहा हूं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपने दोस्त यार को आप लोग बता दिया करो कि सचिन सर के चैनल पर क्लास चालू है, तो वो भी आप लोगों के साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक एंड शेयर बिना कहे आप लोग कर दिया करो यार, मेरी आदत नहीं होती है कहने की बार बार। तो चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं आपके बुद्धि के चैप्टर के बारे में, ठीक जी। मैं ठीक हूं, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। गुड इवनिंग सभी को, ठीक है। हाँ, लव यू सभी को, ठीक है। चलिए अब करते हैं टॉपिक की स्टार्ट अपने। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बुद्धि के बारे में। अब आप लोगों को एक बात जाननी पहले जरूरी है, ध्यान से सुनना। जैसे जो आपका सीटेट का एग्जाम होता है और जो बाकी के आपके टेट के एग्जाम होते हैं, लाइक आपका यूपी टेट हुआ, उत्तराखंड टेट हुआ, कोई भी टेट हुआ, तो सीटेट में आपके बहुत अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने कहा बुद्धि से क्वेश्चन पूछ लिया, हार्वर्ड गार्डनर से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, या त्रिघटकीय सिद्धांत से पूछ लिया। लेकिन जो टेट के एग्जाम होते हैं उसमें बुद्धि के जो प्राचीन चीज होती है, प्राचीन जो सिद्धांत होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। तो आपको वो चीजें नहीं पढ़नी, वो आपके टेट के एग्जाम में आती है। जितनी चीजें आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, यहां से क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में आएंगे। जब आप लोग आज की वीडियो को खत्म कर दोगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा देना, जो मैंने अपने नोट्स आपको दे रखे हैं उसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सभी, तो उनको लगाकर देखना, सभी का आंसर आप लोग दे दोगे, ठीक। देखिए, सबसे पहले बुद्धि के बारे में हम बात करते हैं। आप सभी को पता है बुद्धि क्या होती है, आपके अंदर भी बुद्धि है, मेरे अंदर भी बुद्धि है, सभी के अंदर बुद्धि होती है, ठीक है। तो बुद्धि, सबसे पहले इसके बारे में अगर मैं पॉइंट के ऊपर बात करूं तो बुद्धि एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता होती है जिससे वह क्या काम करता है, जिससे वह तर्क करता है। देखिए, हम लोग चाहे कोई भी हो, हम लोग तर्क वितर्क किसके माध्यम से करते हैं, बुद्धि के माध्यम से करते हैं। जैसे हमें तर्क करना है और सीटेट के एग्जाम में 140 प्लस नंबर लेकर आने, तो किस तरीके से लेकर आएंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लोग तर्क करोगे, कोई वितर्क भी करेगा नहीं यार 140 नहीं आ सकते, ठीक। तो तर्क जो करते हैं वो बुद्धि की हेल्प से करते हैं। जो हम सोचते हैं, चिंतन करते हैं, वो भी बुद्धि की हेल्प से करते हैं। यार सचिन सर की क्लास देखेंगे, सचिन सर के नोट्स पढ़ेंगे और घर पर खूब अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे, 140 भी कहीं नहीं गए नंबर, ठीक है। तो जो चिंतन करता है आदमी, थिंकिंग करता है, वो भी बुद्धि के माध्यम से करता है। उसके अलावा जो इमेजिनेशन करता है, ठीक है, इमेजिनेशन भी आदमी बुद्धि की हेल्प से करता है कि भाई एक बार 140 प्लस नंबर आ जाए, सचिन सर के यूट्यूब चैनल पर आकर अपना इंटरव्यू दूंगा, वरना किसी न्यूज़पेपर के अंदर मेरे नाम की कटिंग आएगी। तो देखिए, ये जो जितनी भी चीज है, तर्क करना, चिंतन करना, इमेजिनेशन करना, ये सब आदमी किसके माध्यम से करता है, ये करता है बुद्धि के माध्यम से। यहां तक आप लोग समझे। अगला पॉइंट है इसके अंदर कि जो बुद्धि होती है, इंटेलिजेंस होती है, वो समस्याओं को सुलझाने में हेल्प करती है। अब आपके सामने समस्या क्या होगी कि सीटेट के एग्जाम को अच्छे नंबर से पास करना है, तो इसके लिए आप लोग क्या इस्तेमाल करोगे, अपनी बुद्धि का ही तो इस्तेमाल करोगे। यार कैसे पास किया जाए, किसी ने आपको बता दी, चलो सचिन सर की क्लास देखते हैं, ठीक है, वही वाली बात, उनके नोट्स पढ़ते हैं, घर पर प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे। तो कोई भी समस्या आ गई, समस्या का समाधान सिर्फ बुद्धि के माध्यम से होता है, ठीक है, ये सभी को पता है आपको। अगला पॉइंट आपका कि जो बुद्धि होती है, जो इंटेलिजेंस होती है, वो मल्टी डायमेंशनल होती है। बड़ा महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि बुद्धि जो होती है मल्टी डायमेंशनल यानी कि बहुआयामी होती है, यानी बुद्धि के एक से ज्यादा आयाम होते हैं। अभी जब आप लोग हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी आएगी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, तो देख उसमें आपने देखना कि हार्वर्ड गार्डनर ने कैसे अलग अलग तरीके की बुद्धि बताई है। तो क्या सिर्फ एक प्रकार की बुद्धि हमारे आपके अंदर है, बिल्कुल नहीं है, अलग अलग प्रकार की बुद्धि हमारे आपके अंदर देखने को मिलती है। इसलिए बुद्धि का खाली एक आयाम नहीं है, एक डायमेंशनल नहीं है, ये मल्टी डायमेंशनल यानी कि बहुआयामी मानी जाती है। और क्या होती है, कठिन योग्यताओं यानी जो कॉम्प्लेक्स कैपेबिलिटीज होती है, उनका एक सेट होती है। अब देखिए, आप लोगों के अंदर हो चाहे मेरे अंदर हो, कई सारी कैपेबिलिटीज होती है, कई सारी क्षमताएं होती है। जैसे मैं सही तरीके से पढ़ा सकता हूं, सही तरीके से जिम कर सकता हूं, सही तरीके से क्रिकेट खेल सकता हूं, तो कई सारी कैपेबिलिटीज मेरे अंदर है। ऐसे आप लोगों के अंदर भी होगी कुछ ना कुछ। तो इन सभी का एक सेट होती है बुद्धि, ठीक है, एक ग्रुप होती है जो बुद्धि होती है। तो इस पॉइंट को आप लोग समझ गए।
अगला पॉइंट होता है कि बुद्धि स्थायी होती है और परिवर्तनशील होती है। अब देखो ऊपर वाले ने सभी ने जो आप हो चाहे मैं हो, हर किसी के अंदर एक फिक्स अमाउंट में बुद्धि दी हुई है, ठीक है। हालांकि यूज करने को भी डिपेंड करता है आप लोग इसको कितना यूज करते हैं। कोई ज्यादा यूज कर लेगा, कोई आज कम कर रहा है तो ज्यादा कर लेगा, आज ज्यादा कर रहा है कम कर लेगा। तो परिवर्तनशील तो होती है, चेंज तो होती रहती है, बट ये स्थायी रहती है, फिक्स रहती है जो आपकी बुद्धि होती है, ठीक है। उसके अलावा देखिए खासकर महिलाओं, आप लोग ज्यादा मतलब नाराज मत हो जाना। जैसे जो पुरुष वर्ग होता है उसमें थोड़ा सा दिमाग जो होता है वो महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा होता है, ठीक है। आई थिंक 1400 के करीब होता है, ग्राम के करीब, लेकिन महिलाओं में 1200 के करीब होता है, ठीक। तो क्या इसको जो दिमाग होता है क्या इसमें चेंज किया जा सकता है, ठीक है। क्या ये फ्लेक्सिबल है? नहीं है, ये बिल्कुल स्थायी है, जो ऊपर वाले ने दे दिया दे दिया। अब इसके अंदर बुद्धि का हम लोग अपना चेंज कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा परिवर्तन दे दिया, अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दे दी, तो इसलिए बुद्धि एक स्थायी है और साथ में परिवर्तनशील होती है। अगला पॉइंट आपको दिया हुआ है कि बुद्धि अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन स्थापित करने में सहायता करती है। एडेप्टेशन में मतलब एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना। अब एनवायरमेंट किस चीज का चल रहा है, माहौल किस चीज का चल रहा है, सीटेट का चल रहा है कि सीटेट के एग्जाम में अच्छे नंबर से पास होना है, तो इसके एनवायरमेंट में आपको अपने आप को स्थापित करना है। तो इसमें स्थापित करने में कौन हेल्प करेगा? इसमें स्थापित करने में आपकी बुद्धि हेल्प करेगी। यार सीटेट में कैसे अच्छे नंबर से पास हो जाएगा, फिर वही सब चीज आ जाएगी जो जो मैंने ऊपर बताई आपको, ठीक है। उसके अलावा अगला पॉइंट आपको दिया हुआ है कि बुद्धि जो होती है वो आनुवांशिक और पर्यावरणीय यानी आपकी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, इन दोनों की जटिल प्रक्रियाओं का योग होती है। अब देखिए ध्यान से समझना मेरी बात को, आप लोगों के अंदर बुद्धि हो, मेरे अंदर बुद्धि हो, ठीक, लेकिन हमारे जेनेटिक्स का बहुत असर पड़ता है, हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता का बहुत असर पड़ता है हमारी बुद्धि के अंदर। जैसे हमारे जो माता पिता हो गए या दादा दादी हो गई, तो हेरिडिटी क्या होती है? जो जीन्स हमारे पेरेंट्स के माता पिता दादा दादी के थ्रू हमारे अंदर आते हैं, वही तो हेरिडिटी होती है। अब मान लीजिए हमारे माता का, पिता का, दादा दादी का सोचने का तरीका, तर्क करने का जो तरीका है वो हमारे अंदर भी आ गया, नो डाउट ऐसा आ सकता है, यही तो आनुवंशिकता होती है। लेकिन अगर उसके साथ में उसको एनवायरनमेंट सही तरीके से नहीं मिला तो समझ लिए वो पर्यावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को स्थापित नहीं कर पाएगा, या सक्सेसफुल आदमी नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का ही होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बुद्धि, और ये दोनों किसकी हेल्प से होता है? बुद्धि के द्वारा होती है। अब मान लीजिए कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर की बुद्धि बहुत ज्यादा, इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा हाई है। अब ऐसा हो सकता है हेरिडिटी के द्वारा उसका बच्चा भी इंटेलिजेंट मिलेगा, बट उसको एनवायरनमेंट सही नहीं मिला, ठीक है, उसको बिगड़े हुए बच्चों का एनवायरनमेंट मिल गया, तो क्या उसकी बुद्धि बढ़ पाएगी? नहीं बढ़ पाएगी। तो इसलिए बुद्धि के लिए हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का ही होना जरूरी है, दोनों का ही परिणाम होती है। अच्छा, जितने भी पॉइंट आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हुए ना, इन सभी के ऊपर लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। जब आप लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व करोगे तो यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है, ये चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती है सीटेट के एग्जाम में, जो मैंने सामने आपको अपनी स्क्रीन में बताई हुई है, ठीक है। तो सीटेट का पैटर्न बड़ा अलग होता है, तो आपको अलग तरीके की चीज देखने को मिलती है। तो बुद्धि के बारे में जितनी जानकारी होनी चाहिए जो आपके एग्जाम से संबंधित होती है वो मैंने आपके सामने यहां पर बता दी, ठीक। यहां तक आपको समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं आईक्यू के ऊपर, बढ़ते हैं जो बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने कहा अब बुद्धि से संबंधित आपको पास्ट में नहीं जाना, किस मनोवैज्ञानिक ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करा, किसने संशोधित करा, किसने क्या कुछ करा, ठीक है, ये सब चीज आपके एग्जाम में नहीं आती। अब आईक्यू से संबंधित भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसा आता है? जैसे आईक्यू पता है आपका जो बुद्धि लब्धि होता है, तो इसमें थोड़ी सी बेसिक डिटेल है कि 1916 में टर्मन ने बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र दिया। पहले सूत्र आया था खाली आईक्यू का जो आया था, लेकिन उसको मॉडिफाई करा था 1916 में आपके टर्मन ने। तो वो क्या फॉर्मूला था आईक्यू का? फॉर्मूला आईक्यू निकालने का फॉर्मूला था कि एम ए अपॉन सी इंटू 100, यानी मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ये आईक्यू का फॉर्मूला होता है। इसके द्वारा किसी भी बच्चे की जो बुद्धि लब्धांक होता है उसको निकाला जाता है। जितना भी आईक्यू निकल कर आ जाएगा उससे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि बच्चा एवरेज बुद्धि का है, बच्चा जड़ बुद्धि का है, बच्चा प्रतिभाशाली बच्चा है। इसको हम आईक्यू के द्वारा डिफाइन कर सकते हैं। तो आपके सीटेट के एग्जाम में ये काफी पूछा भी जाता है कि आईक्यू निकालने का जैसे फॉर्मूला होता है, बट मुझे लास्ट जो ऑनलाइन पेपर हुआ था दिसंबर में, सीटेट का ऑनलाइन हुआ था, उसमें मुझे ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला न्यूमेरिकल वाला। लेकिन आपको पता होना चाहिए जब भी आपसे आईक्यू निकालने के लिए कहे तो आपको या तो मेंटल एज दी हुई होगी, ये आपको क्रोनोलॉजिकल एज दी होगी, इसको अपॉन में करके काट देना, आपका आईक्यू निकल कर आ जाएगा। या मेंटल एज अगर आपसे पूछ ले तो आपको ये दोनों चीज दी होगी, आईक्यू और आपको ये दी होगी, तो इसको निकाल के आप लोग पूछ लेना, ठीक। अब यहां से चीज आपके सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आती है कि आईक्यू जो होता है, जो बुद्धि लब्धांक निकाला जाता है, ठीक है, इसके बेस पर हम बच्चों को वर्गीकृत नहीं करना चाहिए, ठीक है, उनका क्लासिफिकेशन नहीं करना चाहिए कि भाई तू तो जड़ बुद्धि का, तुम अलग हो जाओ, तुम प्रतिभाशाली बुद्धि का, तुम अलग हो जाओ। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा क्यों?
जो आईक्यू होता है ये फिक्स नहीं रहता। आईक्यू क्या रहता है, फिक्स नहीं रहता। मान लीजिए आज आपका आईक्यू 90 आ रहा है, तो जरूरी नहीं है आगे भी 90 आएगा, क्या पता आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी, ठीक है, बहुत ज्यादा अपने एनवायरनमेंट में चेंज करा, तो आपका आईक्यू बढ़ भी सकता है। इसलिए जो आपका फिक्स नहीं रहता, ठीक। तो आईक्यू से संबंधित पॉइंट आपके क्लियर हुए कि एक तो आईक्यू का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और दूसरा बच्चों को आपको वर्गीकृत नहीं करना चाहिए। अब देखिए, अब मान लीजिए आईक्यू के अंदर जितने भी डिजिट निकल कर आ जाएगी, जितना आईक्यू निकल कर आ जाएगा, उसको यहां पर बताया गया है कि अगर किसका आईक्यू इतना है तो उसको क्या कहा जाएगा, किसका इतना है तो किसको क्या कहा जाएगा। अब आप लोग जितने वीडियो देख रहे हो ध्यान से सुनना, आप लोगों का आईक्यू निकालूंगा, देखना, ठीक है। अगर किसी का आईक्यू 25 से कम है तो उसको जड़ बुद्धि कहा जाता है। अगर 25 से 49 है तो उसको मूढ़ बुद्धि कहा जाता है। 50 से 69 है तो मूर्ख बुद्धि कहा जाता है। 70 से 79 है तो उसको मंद बुद्धि कहा जाता है। और 80 से 89 है तो सामान्य बुद्धि से नीचे कहा जाता है। और 90 से 109, ठीक है, 109 वाली बुद्धि, ये इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा पेपर में यही पूछी जाती है। जिसका आईक्यू लेवल 90 से 109 के बीच में, उसको सामान्य बुद्धि यानी कि एवरेज इंटेलिजेंस कहा जाता है। जैसे सीटेट के एग्जाम में आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 150 में से 90 नंबर चाहिए, और ज्यादातर जो देखने को मिलता है वो एवरेज आईक्यू वाले बच्चे ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एवरेज आईक्यू आपको देखने को मिलेगा 90 वाला, सीटेट पर 90 वाला पास, तो समझ लो एवरेज आईक्यू वाला बच्चा है। अब मान लीजिए कोई बच्चा 110 से 119 के बीच में लेकर आ रहा है तो वो सामान्य बुद्धि से ऊपर है। अगर कोई बच्चा 120 से 29 लेकर आ रहा है तो तेज बुद्धि का है। 130 से 39 वाला प्रखर बुद्धि का है। और 140 वाला सी टेट के एग्जाम में, किसी भी टेट एग्जाम में सबसे ज्यादा है। एक तो आपका सामान्य बुद्धि यानी एवरेज वाला पूछा जाता है, और एक आपका 140 से ऊपर वाला पूछा जाता है। ये दो ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर किसी का आईक्यू लेवल 140 प्लस का है तो उसको गिफ्टेड स्टूडेंट्स यानी कि प्रतिभाशाली बच्चे हम कहेंगे। यानी अगर सीटेट में कोई बच्चा 140 प्लस लेकर आ गया तो समझ लो गिफ्टेड स्टूडेंट्स, आगे किसी भी जॉब के अंदर वो अपना सिलेक्शन जरूर लेकर जाएगा, या कुछ ना कुछ लाइफ के अंदर ऐसा जरूर करेगा, ठीक है। तो यहां तक आपको ये आईक्यू की पूरी टेबल को मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक। तो ये आईक्यू की टेबल थी, मैंने आपको बता दिया अगर किसी का आईक्यू कितना है तो उसको क्या कहेंगे, ठीक। अब आप लोग मुझे बताओ देखकर, आप लोग इसमें किस कैटेगरी के अंदर आते हो, आप लोग खुद बताओ। कुछ बच्चे कहते हैं सर एक बार में पास हो जाओ, बस सीटेट पास करवा दो। अगर पास हो जाओगे तो आपकी एवरेज इंटेलिजेंस है, आगे जॉब के अंदर आप नहीं बैठ पाओगे, दूसरे बच्चे आपको उड़ा देंगे, कहीं भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको अपना आईक्यू लेवल कैसे करना है, एवरेज से ऊपर करना है, दूसरे बच्चों को पछाड़ना है, तब जाकर अपना जॉब लेना है, सिलेक्शन लेना है। तो अपना आईक्यू लेवल बढ़ाओ, ठीक है, ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करो, पढ़ो जितना हो सके। खाली 90 नंबर लाने से कुछ बात आपकी नहीं बनने वाली, ठीक है। इसलिए मैं कभी पास की तैयारी नहीं करा था, वरना हर साल मानकर चलिए लाखों बच्चे पास होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा ज्यादातर जो मेरे मुंह से तैयारी निकलेगी वो 120 30 या 140 निकलेगी, ठीक। तो आपको भी अपना इस तरीके से मेंटेलिटी को बनाए रखना है। अब देखिए यहां पर मैंने ये टॉपिक वैसे अलग था, ये टॉपिक बुद्धि से अलग था, जो ये वाला टॉपिक है प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं, गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, बट मैंने इसको बुद्धि वाले चैप्टर के अंदर ऐड कर दिया, ठीक। अभी छोटे से टॉपिक के ऊपर मैं अलग से क्या वीडियो बनाता, मैंने सोचा बुद्धि वाले चैप्टर में ऐड कर देता हूं। लेकिन सीटेट के अंदर आपका बहुत पूछा जाता है, गिफ्टेड स्टूडेंट्स यानी प्रतिभाशाली बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस तरीके के होते हैं, किस तरीके से अपना काम करते हैं, व्यवहार करते हैं, इनके लिए आपको क्या क्या सुविधाएं देनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो आपको पता है गिफ्टेड स्टूडेंट्स कौन से होते हैं, जिनका आईक्यू लेवल 140 से प्लस का होता है, ठीक। तो ये होते हैं गिफ्टेड स्टूडेंट्स। अब इनके बारे में जान लीजिए वो किस तरीके के होते हैं। जैसे आपने वो देखी थी मूवी, कौन सी थी वो, 3 इडियट, उसके अंदर आमिर खान थे जो रणछोड़ दास बने थे, तो उसी तरीके का प्रतिभाशाली बच्चा समझिए, ठीक। देखिए जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं अपने डिसीजन में इंडिपेंडेंट यानी कि आत्मनिर्भर होते हैं। ये बच्चे अपने माँ बाप, ये नहीं है कि माँ बाप ने कहा बेटा तुम्हें टीचर बनना है, तुम्हें ये वाला काम करना है, तो उसी काम को करते हैं। इन्होंने जो फैसला लेना होता है अपने खुद पर निर्भर होकर ये फैसला लेते हैं, ठीक है। अपने फैसले में इंडिपेंडेंट होते हैं, आत्मनिर्भर ही होते हैं जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। और इनमें सेल्फ एफिकेसी यानी कि आत्म क्षमता पाई जाती है। इनके अंदर ये वाली मेंटेलिटी होती है, यस आई कैन डू, मतलब मैं काम को, किसी भी काम को कर सकता हूं। तो इनके अंदर जो क्षमता पाई जाती है ना, बहुत हाई लेवल की क्षमता पाई जाती है। जैसा आप में से तो बहुत बच्चे कहते हैं मेरा तो होगा ही नहीं सीटेट पास, पहले हथियार डाल दिए। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी मिलते हैं कि मैं सीटेट के एग्जाम को पास करूंगा, बहुत अच्छे नंबर से पास करूंगा, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके की सेल्फ एफिकेसी जो आपके गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर पाई जाती है। उसके अलावा क्रिएटिव आइडियाज होते हैं। देखिए जब भी गिफ्टेड स्टूडेंट्स की बात आ जाएगी तो क्रिएटिविटी इनके साथ जरूर देखने को मिलेगी, सृजनात्मकता आपको देखने को मिलेगी। जब आप लोग इनसे बात करोगे तो दूर दूर के क्रिएटिव आइडिया इनके पास देखने को मिलेंगे। जैसे जो आमिर खान थे, कितने क्रिएटिव आइडिया इनके पास थे, ठीक है। कभी इन्होंने कुछ बनाया, कभी उसकी हेल्प करी थी, जो बेचारा मूवी के अंदर कौन था जो मर गया था, ठीक है, अली जफर जो बना था, ठीक।
और कभी वो बच्चे को खाली थोड़े से उसको ड्रेस चेंज करके स्कूल के अंदर भेज दिया कि पढ़ने के लिए सिर्फ ड्रेस होनी चाहिए, पैसे नहीं होनी चाहिए। तो बड़ा क्रिएटिव माइंड होता है इनका, जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। उसके अलावा इनमें क्यूरियोसिटी बहुत देखने को मिलती है, जिज्ञासा देखने को मिलती है, हर चीज के पीछे कोशिश करते हैं कि ये क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है। तो क्यूरियोसिटी वाले बहुत बच्चे होते हैं। गिफ्टेड स्टूडेंट्स जो होते हैं यही वो बच्चे होते हैं जो हमारे आगे चल के हमारे देश का नाम ऊंचा करते हैं, जो हमारे देश का भविष्य बनते हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट बनते हैं, बहुत बड़े मैथमेटिशियन बनते हैं। तो अलग अलग फील्ड के अंदर अपना बहुत बड़ा जो नाम मुकाम हासिल करते हैं वो यही गिफ्टेड स्टूडेंट्स रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा इन्हें ऐसे सपोर्ट की यानी सहायता की जरूरत है जो स्कूल के द्वारा इनको नहीं मिल पाता। अब देखिए स्कूल के अंदर जो एजुकेशन दी जाती है, जो करिकुलम बनाया जाता है या जो टेक्स्ट बुक बनाई जाती है, वो लगभग सभी बच्चों की मेंटल एबिलिटी है, उनकी मानसिक क्षमता के अकॉर्डिंग बनाई जाती है कि बच्चों का लेवल इतना है, लेकिन इनका लेवल उन बच्चों से बहुत हाई रहता है। तो इसके लिए इनको अलग से सपोर्ट देने की जरूरत है, अलग से इनको रिसोर्स यानी संसाधन देने की जरूरत है, ठीक है। तो ये काम आपको स्कूल के थ्रू नहीं मिल पाता, इसलिए इनको एडिशनल कुछ चीजें देनी चाहिए। इनका मेंटल जो प्रोसेस होता है वो हाई कैटेगरी का होता है, जो मैंने आपको बताया, जो सोचने की क्षमता होती है वो बहुत हाई कैटेगरी की इनकी होती है। तो प्रतिभाशाली बच्चों से जितने भी पॉइंट सीटेट के एग्जाम से पूछे जाते हैं वो सामने आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। यही क्वेश्चन आपके प्रतिभाशाली यानी गिफ्टेड स्टूडेंट से आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे आपका 3 इडियट का आमिर खान यानी कि हीरेन चोरदास, ठीक। तो ये पॉइंट आपको यहां पर क्लियर हो गए प्रतिभाशाली स्टूडेंट से संबंधित। इसको मैंने इसलिए ये ऐड किया है कि बहुत छोटा सा पॉइंट था और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम, यही पॉइंट आपके एग्जाम में ज्यादातर आते हैं सीटेट के एग्जाम में, वरना बुद्धि के अंदर मैं इसको ऐड नहीं करता, ठीक। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ। अब बात करते हैं बुद्धि के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, ठीक। अब बात करते हैं बुद्धि के सिद्धांत में। अब देखिए बुद्धि के सिद्धांत, मैंने कहा अगर आप टेट एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, लाइक आपका यूपी टेट हुआ, उत्तराखंड टेट हुआ या कोई भी टेट हुआ आपका, तो वहां पर बुद्धि के सिद्धांत आपको कोई ना कोई जरूर पूछेगा। 1 नंबर का बुद्धि का सिद्धांत आपको पूछ लेगा और डिटेल में भी पूछ लेगा। लेकिन अगर मैं सीटेट की बात करूं तो सीटेट में सबसे ज्यादा जो बुद्धि का सिद्धांत पूछा जाता है वो बहुबुद्धि सिद्धांत यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जो हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी, उसके बारे में पूछा जाता है। या फिर एक कारक सिद्धांत, 2 कारक सिद्धांत से संबंधित पूछा जाता है, या त्रिघट के सिद्धांत पूछा जाता है। तो इन सिद्धांत के बारे में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, जो मैं आपको एक एक करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं बुद्धि के सिद्धांत के बारे में। देखिए बुद्धि का पहला सिद्धांत आपका 1 फैक्टर थ्योरी यानी कि एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत यह कहता है, जिसको प्रतिपादन विनय ने किया था, इन्होंने बताया कि सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है, चाहे आप लोगों में हो या दुनिया का कोई भी आदमी हो, हम सभी लोगों के अंदर एक तरीके की बुद्धि होती है। कैसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ऐसा, ठीक है। जो सभी कार्यों के काम करती है, ठीक है, सभी कार्यों में जो कार्य काम करती है, एक बुद्धि के द्वारा सभी सारे काम किए जा सकते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। मैं खंडन करता हूं, ठीक है, मैं आलोचना करता हूं विनय साहब की। तो बेसिकली ये पॉइंट थ्योरी कहीं लागू नहीं हुई। तो इन्होंने ए 1 फैक्टर थ्योरी में यही बताया, एक कारक सिद्धांत में, कि सिर्फ एक बुद्धि होती है जो सभी तरीके के कामों को करने में हेल्प करती है। अब उसके अलावा जो दूसरे मनोवैज्ञानिक आए, जो आपका है चार्ल्स एक्सपेरिमेंट। चार्ल्स एक्सपेरिमेंट ने कहा नहीं भाई, एक तरीके की बुद्धि नहीं होती, एक कारक सिद्धांत नहीं होता, 2 तरीके की बुद्धि होती है। तो इन्होंने दिया 2 कारक सिद्धांत यानी कि 2 फैक्टर थ्योरी दी। अब इन्होंने क्या कहा, इस कारक को चार्ल्स एक्सपेरिमेंट द्वारा दिया गया। उन्होंने बताया कि बुद्धि 2 तत्वों से मिलकर बनी होती है। अब देखिए कौन कौन से तत्वों से, फैक्टर से मिलकर आपकी बुद्धि बनती है, ये जानना जरूरी है। सीटेट के एग्जाम में ये चीज आती है। पहली चीज होती है कि हर व्यक्ति में पहली आपकी सामान्य तत्व यानी जो आपकी जनरल फैक्टर होती है, जनरल एबिलिटी होती है, ये हर व्यक्ति में सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है। आपको इसके नाम से पता चल रहा है, जनरल एबिलिटी यानी जो सभी के अंदर मिलती है। और ये क्या होती है? बाय बर्थ हमारे अंदर होती है, जन्मजात होती है, और यह हर किसी में अलग अलग होती है। देखिए अब जैसे उदित नारायण है, उदित नारायण बहुत बड़े सिंगर है। अब इनका जो बेटा है, क्या नाम है इसका, मैं तो इसका नाम ही भूल गया, ठीक है, जो इनका बेटा है ये भी सिंगर है, ये भी गाने गाता है। तो ये क्या है? ये जन्मजात है इनके अंदर ये वाली बुद्धि। इसके पापा के अंदर थी तो इसके अंदर भी आ गई, ठीक है। तो ये होती है जनरल एबिलिटी होती है, जनरल फैक्टर आपका होता है। लेकिन दूसरा होता है आपका एस फैक्टर यानी कि आपकी स्पेशल एबिलिटी होती है आपकी। ये क्या होती है? दूसरों से अर्जित कराने वाली बुद्धि होती है। ये जन्मजात नहीं होती, ये प्रैक्टिस के माध्यम से दूसरों का अनुकरण करके या मतलब सीख कर इस बुद्धि को पाया जाता है। अब जैसे लता मंगेशकर जी है, ठीक है, तो लता मंगेशकर जी में ये वाली इंटेलिजेंस कैसा है? इन्होंने खूब ज्यादा प्रैक्टिस करी, ठीक है, खूब ज्यादा मेहनत करी, प्रैक्टिस करी, उसके बाद ये वाली इंटेलिजेंस इनके अंदर आई, ठीक। तो ये आपका हो गई आपकी एस फैक्टर एबिलिटी आपकी। अब बात करते हैं जो आपके सामने महत्वपूर्ण है, आपका वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगाओ। अब आया है पूरे चैप्टर की जान।
एक नंबर का क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में जरूर आएगा। अब आए आपके हार्वर्ड गार्डनर, ध्यान से देखना, जितनी भी शिफ्ट ऑनलाइन हुई थी या ऑफलाइन होता था इससे पहले, हर शिफ्ट के अंदर आपके या हर पेपर के अंदर आपके हार्वर्ड गार्डनर आते हैं। अब पढ़ते हैं इनके सिद्धांत के बारे में डिटेल से, ठीक। चलिए, अब जो हार्वर्ड गार्डनर है तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था आपका बहुबुद्धि सिद्धांत, यानी कि आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, कई सारी बुद्धियों के बारे में इन्होंने बताया, मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में इन्होंने बताया। तो यह थ्योरी इस बात पर जोर देती है कि बुद्धि की जो अलग अलग दशाएं होती है, अलग अलग फॉर्म्स होती है, यानी बुद्धि कई तरीके की होती है, ये कहा था हार्वर्ड गार्डनर ने। अब इन्होंने बहुत तरीके की बुद्धियां बताई थी, ठीक है, अभी भी बताते जा रहे हैं, जल्दी से पढ़ लो ठीक है, वरना पता नहीं कौन सी निकाल दे। तो अब इन अलग अलग जो इन्होंने बुद्धियां बताई थी, इन्हीं के बारे में अब हमको पढ़ना है। अब देखिए, इन्होंने जो पहली बुद्धि बताई थी, वैसे इन्होंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 8 बताई हुई है, एनसीईआरटी किताब में 8 लिखी हुई है, ठीक है। तो इन्हीं 8 के बारे में हमको पढ़ना है। मैंने एक एक्स्ट्रा भी लिखी हुई है, 9 लिखी हुई है, हालांकि अभी ये बताते ही जा रहे हैं, ठीक है। कुछ महीने पहले मैंने सुना था, इन्होंने एक और बता दिए। देखिए, अब जो है बुद्धि है, इसमें सबसे पहली आपकी शाब्दिक भाषाई बुद्धि, ठीक। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि शब्दों की और भाषाओं वाली जो बुद्धि होती है, इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है, यानी जिसके अंदर ये वाली बुद्धि होती है, उसके अंदर शब्दों का और भाषाओं का बहुत बड़ा भंडार होगा, बहुत बड़ा ज्ञान होगा शब्दों का और भाषाओं का। और जिनके अंदर ये वाली बुद्धि मिलती है, वो कौन बनते हैं? वकील। वकील आपने देखा होगा ना, कितने आर्ग्यू करते हैं, ठीक है, सलाह देते हैं और तर्क वितर्क करते हैं कोर्ट रूम के अंदर। तो इनके पास क्या होती है? क्षमता, शब्दों के पावर भंडार, इनके अंदर भंडार रहता है, शब्दों का, भाषा का भंडार रहता है इनके अंदर। कवि हो गए, कवित्री हो गए, पत्रकार हो गए, जैसे ये क्या नाम है, अंजना ओम कश्यप है, ठीक है। इनको पूरे दिन भर बैठा दो, कुछ भी अपना बोलती चली जाएंगी, क्योंकि शब्दों की और भाषा की बहुत अच्छी पकड़ होती है इनके पास। तो इनके अंदर पाई जाती है आपकी शाब्दिक भाषाई बुद्धि। तो इन्होंने जो बुद्धि बताई, उसमें पहली होगी आपकी शाब्दिक भाषाई बुद्धि, ठीक। वैसे मेरे अंदर भी है, आप लोगों को इतनी लंबी लंबी क्लास देता हूं तो मेरे अंदर भी आप लोग मान सकते हो, ठीक है। तो ये वाली बुद्धि हो गई। अब देखिए, अब बढ़ते हैं आपके दूसरी तरीके की इंटेलिजेंस की ओर। जो दूसरी इंटेलिजेंस इन्होंने बताई, वो बताई लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, यानी तार्किक गणितीय बुद्धि, जिनके अंदर तर्क करने की क्षमता होती है, जिनके अंदर गणित से संबंधित किसी भी पहलू को समझने की क्षमता होती है, जिनके अंदर अमूर्त चिंतन करने की क्षमता होती है, जिनके अंदर प्रतीकों का डिफरेंस करने की क्षमता होती है, उनके अंदर होती है आपकी तार्किक गणितीय बुद्धि, ठीक है। और इसमें तार्किक योग्यता, मैथ कैलकुलेशन अधिक होती है इस वाली बुद्धि के अंदर। अब जिन लोगों के अंदर ये वाली बुद्धि होती है, वो आगे जाके क्या 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 बनते हैं? अकाउंटेंट बनते हैं, सीए बनते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट बन गए जैसे, ठीक है। बैंकर बनते हैं बैंक के अंदर, साइंटिस्ट बनते हैं जैसे अब्दुल कलाम आजाद जी, तो साइंटिस्ट बनते हैं। तो इन लोगों के अंदर कौन सी बुद्धि पाई गई थी? इन लोगों के अंदर पाई गई तार्किक गणितीय बुद्धि, इन लोगों के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो दूसरी बुद्धि आपकी कंप्लीट हुई। अब देखते हैं अगली बुद्धि की बारी, कौन कौन सी बात करता है। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, जब मैं आपको ये 9 बुद्धि बता दूंगा, कि आपके अंदर कौन सी बुद्धि है। आप लोग ईमानदारी से मुझे बताना, ठीक। अगली बुद्धि आपकी स्थानिक, यानी कि स्पेशल इंटेलिजेंस, स्थानिक बुद्धि यानी स्पेशल इंटेलिजेंस। अब ध्यान से सुनना, अमूर्त तथ्यों के आधार पर जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं, इनके आधार पर मानसिक छवि बनाना, यह आपकी स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। अब देखिए कैसे। अब मान लीजिए आपके पास एक खाली प्लॉट है, ये आपके पास एक खाली प्लॉट है। अब इस खाली प्लॉट में आपको मकान बनवाना है, तो आप जाकर मिस्त्री को लेकर आ गए, ठेकेदार को लेकर आ गए कि भाई साहब हमारा मकान बनाना है आपको, ठीक है। ठेकेदार ने कहा ठीक है भाई साहब, बन जाएगा। देखो, यहाँ तो कमरा बना देंगे, यहाँ हम सीढ़ियां बना देंगे, इधर से हम बाथरूम बना देंगे, इधर से हम थोड़ा इसको खाली छोड़ देंगे, ऊपर एक फ्लोर बनाएंगे, यहां से जीना निकाल देंगे। तो देखो, सारी चीज अपने माइंड के अंदर कैलकुलेशन कर लेता है वो। तो क्या काम कर रहा है वो? जो अमूर्त तथ्य है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, जो बता रहा है कि यहां पर कमरा निकालेंगे, यहां पर बाथरूम, यहां पर किचन निकालेंगे, तो अमूर्त तथ्यों के आधार पर वो क्या काम कर रहा है? अपने माइंड में छवि बनाता जा रहा है, और पूरे मकान का नक्शा अपने माइंड के अंदर बना देगा। जो ठेकेदार होता है, उनके अंदर ये वाली बुद्धि देखने को मिलती है, ठीक है। और उसके अलावा किनके अंदर बुद्धि देखने को मिलती है? मूर्तिकार के अंदर देखने को मिलती है। देखिए, मूर्ति को किस तरीके से बना देंगे, तो मूर्तिकार के अंदर देखने को मिलती है, चित्रकार के अंदर देखने को मिलती है, आर्किटेक्चर के अंदर ये वाली बुद्धि देखने को मिलती है। अच्छा देखो, और बताओ किसके अंदर देखने को मिलती है। अब देखो, जैसे महिलाओं, आप लोग थोड़ा साइड हो जाओ, सिर्फ पुरुष वर्ग से बात होगी अब यहाँ पर, ठीक है। महिला ये वाला स्टंट नहीं करती है, बहुत ही कम होगी जो करती होगी। आप लोग कितने ऐसे लोग हैं जो बाइक को ऐसे जिगजैग करके चलाते हैं, यूं कट मार मार के, ठीक। आई थिंक सभी ने चलाई होगी, मैंने भी बहुत चलाई थी, ठीक है। कई बार गिर भी गया था, अब तो नहीं चलाता, खैर। तो बाइक को ऐसे जिगजैग चलाते हैं, कट मार के चलाते हैं, टेढ़ी करके चलाते हैं। तो बेसिकली वहां पर क्या हो रहा है? जब बाइक चलाते हैं इस तरीके से जिगजैग करके, तो माइंड के अंदर एक जो है
पॉइंट बन जाता है कि यहां से इतना कट लेना है, यहां से इतनी जगह है, इतनी जगह में बाइक निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी। तो यहां पर भी क्या काम कर रहे हैं, हमारे माइंड के अंदर अमूर्त तथ्य बन रहे हैं, उनके आधार पर हम फैसला लेते हैं, यार निकल जाएगी गाड़ी में से या नहीं निकल जाएगी। अगर ये चीज नहीं बने तो समझ लो वो फिर किसी ना किसी की गाड़ी के नीचे आएगा, ठीक है, उसकी जीभ बाहर निकल के आ जाएगी। तो इन लोगों के अंदर भी वाली बुद्धि देखने को मिलती है। तो भाई मैंने तो खूब कट मारे, मेरा तो एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो मैं तो कह सकता हूं मेरे अंदर ये वाली इंटेलिजेंस है, ठीक है। महिलाओं बताना, आप में शायद किसी ने ये करा होगा, मेरे ख्याल से महिलाओं ने शायद कोई होगी जो करा होगा, वरना लोंडे लफाड़ों ने सबने ये वाला काम करा है। इनके अंदर ये वाली बुद्धि मिलती है, आपकी स्पेशल इंटेलिजेंस, ठीक। अगली बुद्धि की बात करें, अगली बुद्धि होती है आपकी बॉडली काइनेस्थेटिक, शारीरिक गतिक बुद्धि। नाम से पता चल रहा है शरीर को गति देने वाली बुद्धि, वो बुद्धि जिससे हमारे शरीर को गति मिलती है, जिससे हमारे मसल्स को गति मिलती है, हम काम करना शुरू कर देते हैं। तो वो वाली बुद्धि की बात यहां पर हो रही है। और किन लोगों में पाई जाती है वो, जो आपको हीरो हीरोइन मिलेंगे, उसके अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है। देखिए हीरो हीरोइन क्या काम करते हैं, डांस भी करते हैं, ठीक है, उसके अलावा फाइटिंग सीन भी करते हैं, तो इनके अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है। एथलीट के अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है, ठीक है। तो हमारे जो एथलीट है उनके अंदर पाई जाती है, चाहे क्रिकेटर हो, चाहे नीरज चोपड़ा हो, चाहे उसेन बोल्ट हो, कोई भी हो, उनके अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है। क्योंकि इसी बुद्धि की वजह से वो क्या काम करते हैं, अपने शरीर को गति देते हैं, अपने शरीर को हिलाते हैं, मूवमेंट करते हैं। डांसर के अंदर पाई जाती है, हीरो हीरोइन इसी के अंदर आ गए, ठीक। तो ये वाली बुद्धि समझ गया किन लोगों के अंदर पाई जाती है और क्या होती है, शरीर को गति देने वाली ये बुद्धि होती है, ठीक है। बाइक चलाता हूं मैं कट मार के, हाँ तो भाई आपके अंदर ये वाली इंटेलिजेंस है, बट ऐसा काम मत करना, बड़ा रिस्की काम होता है, ठीक है। आराम से थोड़ा लेट हो जाओगे कोई बात नहीं, दुर्घटना से देर भली, ठीक, ये स्लोगन याद रख लेना। अगला सामने स्क्रीन पर आ गया म्यूजिकल इंटेलिजेंस, यानी कि संगीतात्मक बुद्धि। अब जिनके अंदर आपको इसके नाम से पता चल रहा है, देखिए बेसिकली जितनी भी बुद्धि है ना, उनके नाम से पता चल जाता है कि कौन सी वाली बुद्धि है। अब आगे संगीतात्मक बुद्धि, यानी संगीत से जुड़ी बुद्धि। तो इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि ज्यादा होती है, ठीक है, जो सिंगर रहते हैं। जिन व्यक्तियों में इनका अधिक विकास हो जाता है, या तो सिंगर बनते हैं, एंटरटेनर बनते हैं, जैसे अरिजीत सिंह हो गए, इनके अंदर ये वाली बुद्धि होती है, ठीक है। एक सिंगर तो होते हैं जो बाथरूम सिंगर होते हैं, कहीं पर गाना शुरू कर देते हैं, तेरी नहीं कोई भी गाना गाना शुरू कर दिया, ठीक है, मेरे से तो गाया नहीं जाएगा। और एक होते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं, तो वो जैसे आपके अरिजीत सिंह हो गए, ठीक है, किशोर दा हो गए, लता मंगेशकर जी हुई, तो इनके अंदर आपकी संगीतात्मक बुद्धि देखने को मिलती है। तो 5 बुद्धि हो गई। अब 2 बुद्धि के अंदर बात करेंगे एक साथ में। यहां पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इनके अंदर, लेकिन एक बार में समझाऊंगा आपको और इजीली आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है, यहां पर कंफ्यूज मत होना। अब बात करते हैं हम इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। देखो ध्यान से देखना, स्क्रीन पर आ रही है पूरी। अब देखिए अगली बुद्धि को मैं दोनों को एक साथ बताऊंगा, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और आपकी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इनके नाम आप लोग इंग्लिश में याद करना, हिंदी में बहुत कंफ्यूजन होती है इनके नामों के अंदर, ठीक। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में क्या होता है, इसमें के द्वारा दूसरे व्यक्तियों के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए। इसमें कैसे इंटरेक्ट किया जाता है, दूसरे व्यक्तियों के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए, कैसे उनके मनोदशा को, उनकी प्रकृति को जाना जाए, कैसे उनके हाव भाव को जाना जाए। तो दूसरे व्यक्तियों के साथ इंटरेक्ट किया जाता है आपकी इंटरपर्सनल के अंदर। और इंट्रापर्सनल में क्या होता है, इसमें खुद के साथ आदमी इंटरेक्ट करता है, खुद को जानता है, खुद के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इंटरपर्सनल में दूसरों के साथ इंटरेक्ट किया जाता है और इंट्रापर्सनल में खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। अब जब इंटरपर्सनल होती है तो दूसरे व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट करता है वो, इसमें किसी दूसरे व्यक्ति की मनोदशा या उसके स्वभाव या उसकी प्रवृत्ति, ठीक है, प्रवृत्ति गलत लिखा है, या उसकी प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता होती है। ये किन लोगों में पाई जाती है, ये पाई जाती है आपकी नेताओं के अंदर, ये वाली बुद्धि पाई जाती है। आपने देखा होगा ना, नेता जितने भी लोग हैं क्या काम करते हैं, नेता नहीं आपका बेटा आया, इस तरीके से बोलते हैं ना इलेक्शन के टाइम पर। जैसे इलेक्शन खत्म, नेता आपको पूछेगा भी नहीं। नेता ही लोग क्या काम करते हैं, नेता को पता है कि पब्लिक बेवकूफ है, ठीक है, नो डाउट, इसमें कहने वाली बात नहीं है, ठीक है, खुलेआम भी मैं इसको कह सकता हूं। नेता क्या काम करता है, धर्म के आधार पर लड़ाता है लोगों को, जाति के आधार पर लड़ाता है, ठीक है, जगह के आधार पर लड़ाता है, क्योंकि उसे पता है पब्लिक को क्या चीज चाहिए, क्या ऐसे स्टेटमेंट देने चाहिए जिससे ये पब्लिक खास वर्ग हमारी तरफ आ जाएगा और ये खास वर्ग उनकी तरफ चला जाएगा। कैसे ऐसी बात करनी चाहिए, कौन सा ऐसा काम करना चाहिए जिससे लोगों के बीच में दरार पड़े। तो नेताओं को इस बात के बारे में पता होती है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इसलिए नेताओं के अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है इंटरपर्सनल, जो दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं बढ़िया तरीके से, उनकी मनोदशा हाव भाव को समझ जाते हैं, ठीक है। और एक बार इलेक्शन जीतने के बाद फिर हाथ नहीं जोड़ेंगे आपके, देख लेना। सामाजिक कार्यकर्ताओं के अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है। टीचर के अंदर भी ये वाली बुद्धि देखने को मिलती है आपकी इंटरपर्सनल। ये भी बच्चे के हाव भाव को देखकर समझ जाता है। मुझे भी इतनी साल हो गई, मुझे भी पता रहता है आप लोग क्या सोच रहे हो, क्या आपके माइंड में चल रहा है, ठीक है। तो टीचर के अंदर पाई जाती है।
उसके अलावा जो दुकानदार होते हैं ना, उनके अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है। दुकानदार के पास जाओ, आपकी मनोदशा स्वभाव को देखकर समझ जाएगा। कोई भी कपड़े लेने चले जाओ दुकानदार के पास में, कोई भी कपड़ा पहना, ये शर्ट पहनी, अरे भाई साहब क्या लग रहे हो, दमदार लग रहे हो, ठीक है। अब चाहे उसमें कोई आदमी बिल्कुल भी बेकार लग रहा हो, लेकिन वो अच्छा बताएगा, ठीक है। क्या काम करेगा, अरे भाई साहब ये शर्ट तो आप पर बहुत बढ़िया लग रही है, इसके साथ में ये वाली शर्ट और ले लो, ये हमारी दुकान पर स्कीम चल रही है, एक शर्ट के साथ 2 शर्ट आपको ऐसे फ्री मिलेगी। तो देखो इनके अंदर भी ये वाली इंटेलिजेंस बहुत देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इंटरपर्सनल, इसको आप लोग समझ गए इंटरपर्सनल को अच्छी तरीके से। दूसरी होती है आपकी इंट्रापर्सनल, जो खुद के साथ करते हैं, जैसे जो आध्यात्मिक गुरु वगैरह होते हैं, जैसे श्री श्री रविशंकर हो गए, एक यूट्यूब पर आते हैं, क्या नाम है उनका, सदगुरु जैसे है, उनका हो गई। या जो धार्मिक गुरु होते हैं, चाहे किसी भी धर्म के गुरु हो, तो उनके अंदर ये वाली आपकी इंटेलिजेंस देखने को मिलती है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल दोनों के अंदर आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आपकी 8वीं बुद्धि के बारे में, आपकी नेचुरलिस्टिक बुद्धि, यानी कि आपकी प्रकृतिवादी बुद्धि। देखो मैं कह रहा हूं ना, इनके नाम से पता चल रहा है, प्रकृतिवादी बुद्धि यानी वो बुद्धि जो प्रकृति के नजदीक होती है। तो इस बुद्धि के व्यक्ति प्रकृति के नजदीक होते हैं, और जानवर हो गए, पौधे हो गए, धातुएं हो गई आदि प्राकृतिक संसाधनों से लगाव रखते हैं। बेसिकली प्रकृति से जुड़ी हुई जितनी भी चीज रहती है, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जानवर हो, चाहे XYZ कुछ भी हो, उनसे इन लोगों को लगाव रहता है। जैसे पर्यावरण जो प्रेमी रहते हैं वो लोग हो गए, या जो किसान होते हैं, इनको पर्यावरण इनसे लगाव होता है प्राकृतिक चीजों से, तो इनके अंदर ये वाली इंटेलिजेंस पाई जाती है, ठीक है। तो इसको समझिए, 8 बुद्धि यहां पर हो गई जो आपके सामने स्क्रीन पर है, और 9वीं बची आपकी, इसको देख लेना। हालांकि एग्जाम में बहुत ही रेयर चांस होता है पूछी जाती है, बट मैं आपको बता रहा हूं। आपकी अस्तित्ववादी बुद्धि, इस बुद्धि के व्यक्ति हर चीज के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं। हर चीज के पीछे लोग क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, भगवान क्यों है, मैं ऐसा क्यों हो, ये ऐसा क्यों है, ये दुनिया ऐसे कैसे क्यों चल रही है, ऐसे क्वेश्चन इनके माइंड में के अंदर चलते हैं, ठीक है। तो ये लोग साधु संत या फिलोसफर बनते हैं, ज्यादातर फिलोसफर के अंदर ये देखने को मिलती है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको 9 बुद्धियां बता दी, इन्हीं से आपका जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आएगा, इन्हीं 9 बुद्धि से आपका आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो इन 9 बुद्धि को आपने अच्छे तरीके से देख लिया, ठीक है। तो यही से आपको देखने को मिलेगी जो आपके एग्जाम में इंटेलिजेंस आती है, हार्वर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत है। लेकिन आपके एग्जाम में एक चीज और पूछी जाती है, जो हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, इसकी आलोचना भी हुई थी। और इसकी आलोचना क्या हुई थी, सबसे वैलिड पॉइंट जो आपके एग्जाम में आता है वो ये है कि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस को मेजर नहीं कर सकते, हम माप नहीं सकते। वो कैसे, मान लीजिए भाई किसी के अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, इसका आपको पता लगाना है कि कितना बढ़िया सिंगर है, तो उसको मापने का क्या तरीका है, कैसे मापोगे आप लोग, ठीक है। तो मापने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो इसके अंदर इसको आलोचना हुई थी, जो इसको वैलिड नहीं माना, उसका रीजन यही था कि जितने भी बुद्धि भाई हार्वर्ड गार्डनर साहब आपने बताई है, इनको मेजर कैसे करेंगे, इनको मापेंगे कैसे, तो ये इसकी आलोचना हुई थी, ठीक। तो ये पॉइंट आपके हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित हो गए, ठीक। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया, हाँ जी, ठीक है भाई, ठीक है, हाँ, लव ऑफ नेचर, ठीक। अब ये चीज आपके क्लियर हो गई। तो यहां तक आपके सीटेट में ये पॉइंट पूछी जाती है। लेकिन उसके अलावा जो आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, जो मल्टीपल शिफ्ट में हुआ था, उसमें सिर्फ आपको ज्यादातर क्वेश्चन बुद्धि से लिए गए थे, जो प्रतिभाशाली बच्चा मैंने वो बता दिया, और हार्वर्ड गार्डनर तो आपका आया था। लेकिन उससे पहले जो ऑफलाइन पेपर होते थे, वहां पर आपको स्टर्नबर्ग का बुद्धि का सिद्धांत देखने को मिलता है, जो ऑफलाइन पेपर होते थे। तो इसको भी पढ़ लीजिए, क्या पता इस बार आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि ऑफलाइन में देखने को मिलता था। तो इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी पढ़ लीजिए, फिर आपका बुद्धि का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब देखिए, जो स्टर्नबर्ग थे, इन्होंने बुद्धि को 3 प्रकार में बांट दिया। कितने भागों में, 3 प्रकार के भागों में बांट दिया, त्रिघटिया बुद्धि इन्होंने दी थी, ठीक है। तो बुद्धि के 3 प्रकार इन्होंने कौन कौन से बताए, अनुभवात्मक बुद्धि, जैसे इसके नाम से पता चला है, एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, अनुभव से उत्पन्न होने वाली बुद्धि, ठीक है। तो अनुभवात्मक बुद्धि ये किस पर आधारित होती है, अनुभवों पर, यानी हमारे एक्सपीरियंस पर आधारित होती है। व्यक्ति अपने अनुभव से कुछ नहीं खोज करता है, और अपने अनुभव से कुछ नया क्रिएट करता है। अब देखिए, ये तो है नहीं आप लोग पहली बार बुद्धि के बारे में पढ़ रहे हो, या पहली बार आप लोगों ने हार्वर्ड गार्डनर के बारे में पढ़ा हो, कुछ ना कुछ हमने पहले भी पढ़ा हुआ और कुछ अब पढ़ा है। तो ये कुछ ना कुछ आपको नए अनुभव मिलते जा रहे हैं बुद्धि से संबंधित या गार्डनर से संबंधित। तो इन्हीं नए अनुभव के आधार पर जो आप लोग कुछ भी क्रिएटिव चीज करते हो, क्रिएट करते हो, तो ये सभी आपकी अनुभवात्मक बुद्धि होती है, जो आपके अनुभव से आपको मिलती है, ठीक। उसके अलावा दूसरी बुद्धि होती है आपकी घटकीय बुद्धि, जिसके बारे में स्टर्नबर्ग ने बताया था। बेसिकली घटकीय बुद्धि जो आपके अमूर्त बुद्धि वाले लोगों में ज्यादा होती है। अमूर्त बुद्धि किसके अंदर देखने को मिलती है, जैसे कवि हो गए, कवि अपने माइंड के अंदर ऐसे ऐसे विचार लेकर आ जाएंगे, ऐसी ऐसी रचनाएं लेकर आ जाते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर अमूर्त बुद्धि मिलती है, ठीक। तो जो आपकी घटकीय बुद्धि है, ये आपकी घटकीय बुद्धि वाले व्यक्ति कल्पना शक्ति से
बहुत कुछ सोच लेते हैं, ठीक, जैसे मैंने कहा कवि हो गया, कल्पना शक्ति से पता नहीं कहां कहां पहुंच जाते हैं। और अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति, ऐसे लोग हर चीज के पीछे कारण जानना चाहते हैं, ठीक। तो ये हो गई आपकी दूसरी घटिया बुद्धि। अब बात करते हैं तीसरी बुद्धि की। इन तीनों बुद्धियों में सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, जो सीटेट के एग्जाम में आया, संदर्भात्मक बुद्धि, ठीक। इसमें क्या होता है, संदर्भात्मक बुद्धि, व्यक्ति इसमें सूचनाओं को इस ढंग से उपयोग करने में सफल हो जाता है जिससे उसको अधिक से अधिक लाभ हो सके, ठीक। सूचनाओं को एक संगठित पैटर्न में गठित करता है वो। जैसे मान लीजिए आपके पास सूचना है, सीटेट का एग्जाम को पास करेंगे, ये क्लास के लिए हमने सचिन सर के यूट्यूब पर चैनल पर खोल ली, साथ में सचिन सर के नोट्स निकाल कर रख लिए, अब करते हैं हम प्रैक्टिस, ठीक है। तो एक आप एक संगठित क्रम में यहां पर रख रहे हो, और उसके अलावा इस पूरी बुद्धि की जान है, स्टर्नबर्ग की तीनों बुद्धियों की जान है, ये वर्ड आपका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, कि यह व्यक्ति पर्यावरण के साथ समायोजन रखते हैं। किसके साथ? पर्यावरण के साथ, ठीक है। तो आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज ये रखना है आपको पर्यावरण का, कि ऐसी बुद्धि के लोग, व्यक्ति जो होते हैं, पर्यावरण के साथ समायोजन रखते हैं और व्यवहारिक होते हैं, ठीक। तो ये इसके स्टर्नबर्ग की तीन बुद्धि के सिद्धांत थे, जो मैंने आपको बता दिए, जो ऑफलाइन पेपर में पूछे जाते थे। तो मुझे लगा यहां पर